गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन या श्वसन। बच्चों, पिछले अनुभाग में हमने पढ़ा था कि खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए या न्यूट्रिशन के लिए होता है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं और यह ऊर्जा हमें मिलती है श्वसन के द्वारा, रेस्पायरेशन के द्वारा। तो बच्चों, ये जो रेस्पायरेशन का प्रक्रम है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। इट मीन्स श्वसन की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रथम चरण ब्रीथिंग और द्वितीय चरण रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। रेस्पायरेशन के अंतर्गत, श्वसन के अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थ का जैव ऑक्सीकरण होता है। अर्थात जब कोशिका के अंदर भोजन प्रवेश करता है अर्थात ग्लूकोज, तो वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है और यह क्रिया जीवित शरीर के अंतर्गत होती है, इसलिए इसे जैव ऑक्सीकरण कहते हैं। तो श्वसन के पश्चात हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है जिससे हम विभिन्न क्रियाकलापों को कर पाते हैं। आइए देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या है। तो 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन होता है, अर्थात श्वसन के 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला टाइप एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, यानी एरोबिक रेस्पायरेशन बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है और इस प्रक्रिया में लॉट ऑफ एनर्जी उत्पन्न होती है। इस प्रकार का श्वसन बहुत से अधिकांशतः लिविंग बींग्स के अंतर्गत होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन को वायवीय श्वसन कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, इसे हिंदी में अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसके फलस्वरूप लिटिल बिट ऑफ एनर्जी यानी थोड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। इस प्रकार का जो रेस्पायरेशन या श्वसन होता है ईस्ट, बैक्टीरिया और एस्केरिस और टेप वर्म में होता है। आइए दोनों के समीकरण के माध्यम से अंतर कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सी श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन। इस प्रकार के श्वसन के समीकरण में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जल देता है और अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। दूसरा है अनाक्सी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पायरेशन। इसमें ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है और कम मात्रा में एनर्जी देता है। आइए दोनों का अंतर कर लेते हैं। देखिए, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में जो प्रारंभिक उत्पाद है वो है ग्लूकोज। अब यहाँ पर आप अंतर देखिएगा, ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है और आपको 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और जो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जब ग्लूकोज की क्रिया बिना ऑक्सीजन के होती है यानी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज जलता है तो एथिल अल्कोहल बनता है जो ऑक्सी श्वसन में नहीं बनता। लेकिन ऑक्सी श्वसन के मुकाबले यहाँ पर 2 ही भाग कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और एनर्जी कम मात्रा में मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यदि अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको 621 kcal एनर्जी मिलेगी। लेकिन जब अनाक्सी श्वसन में आप बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाएंगे तो आपको मात्र केवल 21 kcal एनर्जी मिलेगी।
तो इस प्रकार से आप देखते हैं ऑक्सीशोषण में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है उतने ही ग्लूकोज से, जबकि अनाक्सीशोषण में बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। इसलिए ऑक्सीशोषण बड़े जीवों में होता है जिनकी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और अनाक्सीशोषण छोटे जीवों में होता है जिनकी ऊर्जा आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। आइए देख लेते हैं कि किन पथों से होकर ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब देख लीजिए, जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसका प्रारंभिक उत्पाद होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का परिवर्तन पाइरूवेट अम्ल में होता है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसलिए ग्लूकोज को 6 कार्बन शर्करा कहते हैं। तो यह ग्लूकोज पाइरूवेट अम्ल में बदल जाता है। पाइरूवेट अम्ल का सूत्र होता है C3H4O3। ठीक है, तो ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट अम्ल में बदलता है। अब इसी पाइरूवेट अम्ल से जो है, यदि पाइरूवेट अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडित होगा तो वह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। यह प्रक्रिया जैसे ईस्ट में होती है। और पाइरूवेट अम्ल यदि लैक्टिक अम्ल में विखंडित होगा तो यह प्रक्रिया हमारी पेशी कोशिका में होती है, इसलिए कभी कभी पेशी कोशिकाओं में आप क्रैम्प का अनुभव करते हैं। तो लैक्टिक अम्ल में बदलता है और ऊर्जा मिलती है। और पाइरूवेट अम्ल जब ऑक्सीजन की सहायता से विखंडित होता है तब वह जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर की कोशिकाओं में होती है, और इन कोशिकाओं में जो ऊर्जा मिलती है श्वसन प्रक्रम के बाद वो ATP, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित हो जाती है। ATP को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आइए श्वसन तंत्र को देख लेते हैं। यह आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर जो वायु होती है वो नासा द्वार के अंदर नाक में प्रवेश करती है, और नाक के अंदर अत्यधिक छोटे छोटे बाल होते हैं, और नाक के अंदर चिकना पदार्थ म्यूकस होता है, जिससे जब हवा उसके अंदर प्रवेश करती है तो हवा से जो धूल के कण या अन्य अशुद्धियाँ हो जाती हैं वो उसी में बाल के रोम में फंस जाती हैं या चिकने पदार्थ में चिपक कर रह जाती हैं, ताकि जो श्वास नली होती है, ये आपकी श्वास नली है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, शुद्ध वायु प्रवेश करती है। श्वास नली आगे चल के 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे आप श्वसनी या BRONCHI ब्रंकाई कहते हैं। ये ब्रंकाई आगे चल के छोटी छोटी ब्रैंकियोल्स में बढ़ जाती हैं, और ये ब्रैंकियोल्स आपके छोटे छोटे इस तरह से कूपिकाओं में या एल्वियोलाई में जुड़ जाते हैं। इस तरह से फेफड़ों के अंदर अनेक छोटे छोटे कूपिका एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों के ऊपर ही या एल्वियोलाई के ऊपर ही अनेक रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, और ये रुधिर वाहिकाओं में रक्त होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो इन रुधिर वाहिकाओं में आता है। जब सांस द्वारा हम ऑक्सीजन फेफड़ों में भरते हैं तो यह ऑक्सीजन इन कूपिकाओं में चली जाती है, और कूपिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता रहता है। आइए इसको हम लोग एक लेख के माध्यम से देख लेते हैं। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा द्वार या नेजल पैसेज द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा स्वच्छ हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित हो जाती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फेफड़ों में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थित उपास्थि के वलय, उपास्थि के वलय या कार्टिलेज के जो रिंग्स होते हैं, ये विंड पाइप या ट्रैकिया को आपस में चिपकने नहीं देते, और ये ब्रंकाई में भी होते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु के न रहने पर श्वास नली खुली रहे। फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं
ब्रैंक्यूल्स में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अलंकृत हो जाता है, जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं ब्लड वेसल्स का जाल फैला रहता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठ जाती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फेफड़े सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, यानी एक जरूरत मात्रा में वायु की मात्रा, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए समय मिल जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का श्वसन का टॉपिक। तो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए और प्लीज़ स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।